पर आ गए हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसकी शक्तियां, कार्य पढ़ेंगे और फिर संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चल रहा है आपका पॉलिटी में लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं लोकसभा में, और लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, मैंने उस दिन कहा था कि वो अलग से शपथ नहीं लेते हैं, साधारण सदस्य के रूप में शपथ ले लेते हैं पहले, और बाद में क्या होता है उनको, जब वो चुने जाते हैं तो अलग से शपथ नहीं होगी, ठीक है ना। अध्यक्ष एक होंगे, एक उपाध्यक्ष भी होंगे, उनके बीच का कार्यकाल वही रहेगा जो लोकसभा सदस्य के नॉर्मल कार्यकाल है 5 साल का, वही इनका भी रहेगा, ठीक है। अगर इनको हटाना है, इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव रखना है, तो 14 दिन पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी, और उसके बाद सभी सदस्य क्या करेंगे, एक संकल्प करेंगे, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी जो भी होनी है, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां पढ़ लेते हैं। आपके यहाँ विधानसभा भी होती है, उसमें भी विधानसभा अध्यक्ष आप नाम काफी बार सुनते हैं। ऐसी लोकसभा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है एक प्रकार से वो क्या होता है, जैसे क्लास है, क्लास में बाकी स्टूडेंट है, एक मॉनिटर उनके ऊपर क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है, जो कार्रवाई चल रही है देख रहा है उनको, ठीक है। तो उसका काम क्या हो गया, नॉर्मली बैठक आयोजित करवाना, मतलब उसकी अध्यक्षता करना, और समन्वय बना के रखना, और शांति व्यवस्था बना के रखना, सदस्यों के बीच में शांति व्यवस्था भी स्थापित करनी है, ऐसा नहीं आपस में दंगा फसाद करने लगे है ना, वो देखना उनका काम है। एक और चीज है जो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन की बात करी गई है, संयुक्त अधिवेशन। और ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बिठा के, एक ही हॉल में बिठा के कोई अधिवेशन होता है, कोई चर्चा होती है, और कोई विधेयक पास करना होता है किसी विषय पे, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। तो साधारण प्रकार के विधेयकों के ऊपर ही संयुक्त अधिवेशन होता है, ठीक है ना। उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही इसकी अध्यक्षता करता है। अब ये मत सोचना प्रधानमंत्री करेगा, तो यहाँ प्रधानमंत्री भी बैठे होते हैं, नेता विपक्ष भी बैठे होते हैं, प्रतिपक्ष, राज्यसभा का भी मेंबर्स इसमें सारे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये 108 अनुच्छेद में लिखा हुआ ये क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है, संयुक्त अधिवेशन कौन सा अनुच्छेद में, या उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है ना। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं पॉलिटी में, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ। उसके अलावा क्या है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसकी जो क्या करनी है, उसके बारे में जो निर्णय लेना है, वो भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत जरूरी पॉइंट है ये वाला भी, कि धन विधेयक का निर्णय लेने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अब आप बोलोगे धन विधेयक क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया, आपने राज्यसभा के कार्य और शक्तियों में पढ़ा था कि राज्यसभा के पास धन विधेयक यानी वित्त विधेयक के ऊपर कोई क्या नहीं है, शक्ति नहीं है उसको रोकने की, या उसे रोकने के अलावा रिजेक्ट करने की, फेल करने की, ठीक है ना। तो वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, 14 दिन तक उसको अपने पास रोक सकते हैं, उसके बाद उनको उसको कुछ सुझाव देके वापस लौटाएंगे, तो लोकसभा उसको क्या करेगी, या तो मानेगी या नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तो भी पास होगा, मानेगी तो बोलेंगे ठीक है चलो आपका सुझाव हम मान लेते हैं, इसमें करते हैं चलो, तो ठीक है उसमें थोड़ा चेंज करके वापस में उनको दे देंगे, राज्यसभा उसको फिर चर्चा करेगी, फिर उसको क्या करेगी, इस बार उसको पास करके ही भेजेगी, फिर से सुझाव नहीं देगी अब दोबारा, ठीक है, नहीं तो पास मान लिया जाएगा। तो 14 दिन का ही टाइम होता है, इसलिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ऐसे तो क्या होगा, हर विधेयक को वो बोल देंगे धन विधेयक है जी, और राज्यसभा को भेजा ही नहीं जाएगा, लोकसभा में पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है, जो पार्टी बहुमत में होती है, लोकप्रिय पार्टी जो चुन के आती है, उनकी सरकार होती है, उनके लोग ज्यादा होते हैं, मान लो ज्यादातर केसेस में ज्यादा होते हैं, और सरकार तभी बनेगी ना जो आधे से ज्यादा लोग सरकार के साथ होंगे, तो हर बार लोकसभा में अपने विधेयकों को ऐसे ही पास कराते रहेंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि राज्यसभा भी बीच में रखी गई है। अब राज्यसभा को अगर बाईपास करना है तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ठीक है जी ये विधेयक तो क्या है, ये जो बिल है ये तो मनी बिल है, तो मनी बिल है तो अब उनका कुछ काम ही नहीं रहेगा, वो तो चुपचाप हामी भरेंगे। ऐसा कब हुआ था पता है आप लोगों को, ऐसा एक बार पहले हो चुका है, ये अभी ये हुआ था आधार के ऊपर, मतलब किसी विधेयक के बिल के ऊपर हुआ था, 2018 के आसपास की बात है, ठीक है ना। काफी इसमें शोर शराबा हुआ कि इसको जानबूझ के मनी बिल बना दिया लोकसभा ने, ये जबकि मनी बिल नहीं है, है ना। तो बताएंगे वो करंट में देखूंगा मैं क्वेश्चन उसको। तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है कि वित्त विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। ये भी उनके पास स्पेशल पावर है धन विधेयक को निर्णय करने की, ठीक है। ये वैसे ही याद कर लो फैक्ट कहानी की तरह।
और यही बात यहाँ पे भी है जो अभी बताई थी, कि अगर मतदान हो रहा है तो नॉर्मली वो मतदान नहीं करता, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, सेपरेट होता है वो, ठीक है ना, वो अलग बैठे होते हैं, बाकी लोग मतदान करते हैं। लेकिन अगर टाई होने का मामला आ गया, टाई हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो फिर वो निर्णायक मत, मतलब डिसीजन वोट उनका होता है ना, फाइनल डिसीजन देने वाला जो वोटिंग है वो उन्हीं का होगा, ठीक है। ये भी एक कहानी याद रखो, जैसे राज्यसभा के सभापति के लिए रखी। और मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए कि उनके खिलाफ ही हो रहा है मतदान, बताया था मैंने कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो उनके खिलाफ 14 दिन पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी, और एक संकल्प पारित होगा। उसमें कुछ नियम है कि इतने लोग कम से कम उसको 50 से ज्यादा सांसद क्या करेंगे, हस्ताक्षर करके बनाएंगे, इस टाइप का कुछ होता है काम। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो तब वोटिंग हो रही है कि भाई कितने पक्ष में इनको हटाने, कितने नहीं, तब क्या करेंगे वो, तब वो निर्णायक मत नहीं देंगे, निर्णायक तो अपने अपने पक्ष में देंगे ना, मत हटाओ, वो पहले दे देंगे, वो तब वो सामान्य सदस्य के रूप में वोटिंग करेंगे उस केस में। इतना डिटेल में तो आता नहीं कभी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये चीजें वैसी याद हो जाती है, ठीक है ना, कि कब लोकसभा अध्यक्ष मतदान करता है और कब नहीं करता है, और किस केस में उनको शक्ति प्राप्त है, ठीक है ओ ना, करो। ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, प्रथम कौन था, द्वितीय कौन था, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे यहाँ, जीवी मावलंकर जी थे, जिनको हम लिखते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। कभी कभी पूरा नाम लिखा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, ये देखिए कि मैंने तो जीवी पढ़ा था, गणेश वासुदेव कहाँ से लिखा आ गया, ठीक है ना। वैसे यही आता है। उपाध्यक्ष कम पूछे जाते हैं, बहुत कम, पर पहले उपाध्यक्ष हैं तो इसे याद रखना पड़ता है कई बार। अनंत शयनम जी थे, ठीक है ना। और जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आपको पता ही है कौन है अभी, पिछली सरकार में कौन थे, अभी कौन है ना, जी। बताइएगा कोई, किसी को याद है। ओम बिरला। ओम बिरला जी, है ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है लोकसभा की, ठीक है। जैसे आपके उत्तराखंड में प्रथम महिला अध्यक्ष जो है विधानसभा की, वो श्रीमती ऋतु खंडूरी जी है ना। पूरा नाम क्या लिखते हैं वो, उनका पूरा नाम कुछ और है, ऋतु खंडूरी, और उनके हस्बैंड का नाम वो साथ में ऐड भूषण। करती हैं, भूषण। भूषण बेंजवाल। क्या भूषण बेंजवाल है वो, बेंजवाल है वैसे वो, बट वो भूषण लिखते हैं, ठीक है ना। वो आईएएस से भी शायद रिटायर हो गए मुझे लगता है, हाल फिलहाल में, सेक्रेटरी लेवल पे, हायर लेवल पे हो रहे हैं सेंटर में। तो विधानसभा अध्यक्ष तो आपको पता है, तो ऐसे ही लोकसभा में भी एक महिला अध्यक्ष रही है प्रथम, कौन थी, मीरा कुमार। श्रीमती मीरा है कुमार। मीरा कुमार। मीरा कुमार जी, है ना। अब वो श्रीमती थी या जो भी थी, नाम का आगे का आपको देखना है, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता है और हम श्रीमती लगा देते हैं, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है ना। तो मीरा कुमार जी थी, तो वो भी आपको याद रखना है, पहली महिला। ये भी क्वेश्चन हो जाता है, कई लोगों को पता नहीं होगा, एग्जाम हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, ये मत सोचते हैं कि ये आएगा नहीं आएगा, आने कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। इजी क्वेश्चन है, जैसे राष्ट्रपति पहली महिला कौन है ना, राष्ट्रपति का कोई है तो कौन है, तो ये चीजें आपको वैसे याद रखनी है। ये तो क्या है आपका, जीके या जीएस है, किसी को जीके या जीएस बोलते हैं हम लोग ना। अब तो जो आप पढ़ रहे हो तो जीएस है वैसे, जनरल स्टडी, पर ये जीके है उसका, क्योंकि मीरा कुमार और क्या लिखते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में, अगर लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना, ये क्वेश्चन बहुत आता था पहले, मैंने काफी अपने टाइम पे फेस किया इस क्वेश्चन को, एसएससी और इसमें काफी आता था कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा, और चार ऑप्शन, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और चौथा जो आंसर है वो, तो किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को सौंपेगा, आपसे नीचे वाले को, है ना। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा अपने त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, ये याद रखना। और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष ने त्याग पत्र देना हो, किसको देगा, वो तो अध्यक्ष आपको ही देगा ना, लोकसभा अध्यक्ष को, ये वैसे नॉर्मल याद रखना। जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है पहले 11वीं 12वीं में, या फिर बीए में, या फिर एमए में, उनको तो ये लग रहा हो बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना।
लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो आगे। ठीक है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष भी उन्हीं में से कोई होगा, सदस्यों के बीच में से कोई होगा। इसका कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा, है ना। अगर मान लीजिए बीच में लोकसभा भंग हो गई तो उनका भी क्या हो गया, पहले कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। एक और चीज, जब तक नई लोकसभा का चुनाव नहीं होता उस बीच तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे बना रहता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान देना है। अब प्रोटेम स्पीकर, मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कि प्रोटेम स्पीकर कब होते हैं और कौन होते हैं। प्रोटेम स्पीकर हमेशा कब होते हैं, जब क्या होते हैं, आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जब लोकसभा गठित हो रही होती है, शपथ ग्रहण हो रहा होता है, उस टाइम किसी की जरूरत पड़ती है, तो तब आप पे जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे उनमें से, सांसद में से, उनमें से किसी जो सबसे वरिष्ठ होगा उन्हीं को, उनमें से नहीं, उन्हीं को क्या किया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। तो वो क्या काम करेंगे, जो नए सदस्य आए हैं उन सभी को शपथ दिलाने का काम करेंगे, एक तो सांसदों को। ठीक है, और दूसरा, जब तक लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं होते हैं तब तक क्या करेंगे, वो सदन का संचालन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले दिन निर्वाचन हो ही जाए, क्या अब तो ना बने रजामंदी, है ना। दलों में आपस में कई बार क्या होता है ना, आजकल कोलिजन गवर्नमेंट होता है ना, मतलब उसमें क्या होता है, कौन सी गवर्नमेंट होती है, ये मिलजुल के जो बनी हुई सरकारें होती है, 2 से ज्यादा पार्टियों की। उस केस में हो सकता है कि सरकार तो बन गई, अब गठबंधन ने बोला भाई हमारे हमारी तरफ से होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष, तो आपकी तरफ से नहीं होगा। बड़ी पार्टी को बोले आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से रखो, हम सेकंड पार्टी, प्रधानमंत्री आपका, लोकसभा अध्यक्ष हमारा रखो। हर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आता है ना, तो कुछ डिले भी हो सकता है। तो कार्रवाई शुरू होने के टाइम पे फिर अध्यक्ष का काम कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर। ये हो गई कहानियां। आगे बढ़ते हैं, कार्य और शक्तियों पे आते हैं। तो लोकसभा की शक्ति और कार्य पे आते हैं। तो लोकसभा क्या क्या करता है आप सबको मालूम है। भाई लोकसभा का काम क्या है, विधायिका है, नहीं तो विधायिका का हिस्सा है ना लोकसभा, क्या है, विधायिका। लोकसभा और राज्यसभा क्या है, ये विधायिका, और इसमें राष्ट्रपति भी है। विधायिका का मतलब विधायक, विधेयक बनाना, ठीक है ना, कानून बनाना, है ना, संविधान के अनुसार या जो परिस्थितियां उनके अनुसार कानून बनाना। तो राज्यसभा की तुलना में लोकसभा का हमेशा क्या होता है, ज्यादा पावर इसको दी हुई, शक्तियां दी हुई, क्योंकि ये लोकप्रिय सदन है, जनता से सीधे चुन के आए हुए लोग, तो जनता के रिक्वायरमेंट डायरेक्ट यही क्या करेंगे, फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। अब शक्तियां भी कितने प्रकार की हैं, शक्तियां भी 3-4 प्रकार की। एक तो विधायी शक्तियां, मतलब विधेयक बनाना, कानून बनाना। तो लोकसभा क्या करता है किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने से पूर्व लोकसभा की सहमति होना आवश्यक है। हो सकता है कि राज्यसभा भी क्या कर दे, कोई विधेयक अपने यहाँ से पारित कर दे। उस केस में जब तक लोकसभा उसको पारित नहीं करेगी, पास नहीं करेगी, सहमत नहीं होगी, तब तक वो कानून नहीं बनेगा, सिंपल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोकसभा कोई सॉरी, लोकसभा कोई विधेयक बनाएगी तो राज्यसभा उसे पारित ना भी करे तो भी बन जाता है। जैसे कहाँ पे हुआ था, धन विधेयक, वित्त विधेयक आपने पढ़ा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, कोई भी विधेयक बिना लोकसभा के पारित हो ही नहीं सकता है, चाहे वो वित्त विधेयक है, चाहे वो साधारण कोई दूसरा विधेयक, ठीक है। और कई बार क्या होता है, साधारण विधेयक में मान लीजिए कोई सिंपल विधेयक, विधेयक के अलग अलग प्रकार होते हैं ना, तो साधारण विधेयक में क्या हो गया कि कोई असहमति बन गई है, गतिरोध हो गया है, तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन बैठेंगे और उसमें क्या होगा, कौन बुलाएगा सदनों की बैठक को, अभी पढ़ा, लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन बुलाता कौन है, बुलाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। कोई चपरासी नहीं जाएगा बुलाने के लिए वहां। बुलाने का काम का मतलब होता है कि किसकी, किसके आदेश पे होगा, राष्ट्रपति महोदय के आदेश पे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक आहूत करवाएंगे, बुलवाएंगे। आहूत करना मतलब बुलवाना, ठीक है ना, अरेंज करवाना, बोलना। और अध्यक्षता करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय, ठीक है। अब आते हैं, विधेयक तो हो गया, सीख लिए। कार्यपालिका सत्ता, इन पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन जो बना था मैंने दिखा दिया था बीच में, ठीक है, ये वाला। तो ये कहानी याद रखनी, कहानी के हिसाब से आपको मतलब याद रहेगा फैक्ट। अब कार्यपालिका शक्ति, है ना, ये तो ऊपर विधायक की शक्तियां हो गई थी विधेयक बनाने का। दूसरा है कार्यपालिकीय शक्तियां। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कौन होती है, देखो संसद में तो सब मिला के विधायिका है, जो सांसद क्या है, जो सांसद आपके पार्टी की तरफ से हैं और जो विपक्ष वाले सब मिला के आपके क्या है, विधायिका का हिस्सा है। लेकिन कार्यपालिका में कौन होता है, सिर्फ सरकार, जिसमें मंत्री और क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री और बाकी जो मंत्री होते हैं सब मिलकर। तो कार्यपालिका शक्तियों में क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मतलब जवाबदेही किसके प्रति है, वो लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा को लगेगा गड़बड़ हो रहा है, किसी मंत्री ने गलत काम कर दिया है या सरकार गलत काम कर रही है, तो लोकसभा उसमें अविश्वास प्रस्ताव रखेगी
और अविश्वास प्रस्ताव रखने के बाद मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए वो जिम्मेदार है, ठीक है ना भाई। उत्तरदायी का मतलब समझ जाओ आप, जिम्मेदार है, ठीक है ना। उन पे कंट्रोल रखने के लिए पूरी लोकसभा है, सरकार के ऊपर या मंत्रियों के ऊपर। अब वित्तीय शक्तियों पे आते हैं, तो वित्तीय शक्तियां क्या है। एक ही हमने वहां पे आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 109 में आता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये इसकी वित्तीय शक्ति का पहला पार्ट हो गया। लोकसभा की शक्तियां पढ़ रहे हैं ना, तो अनुच्छेद 109 में लिखा है धन विधेयक के बारे में। तो ये क्वेश्चन बनता है कई बार, कहाँ पे लिखा हुआ है ना, धन विधेयक का वर्णन कहाँ पे किया गया है। 109 में धन विधेयक का विवरण। ये नंबर बहुत जरूरी है, 1 से लेकर 395 के बीच में बहुत सारे नंबर काम के हैं, इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जा सकता है। तो धन विधेयक के बारे में इस अनुच्छेद में बोला गया, ठीक है ना। क्लियर है, हम पहले पढ़ चुके थे कि लोकसभा इसको क्या करती है, प्रस्तावित करती है और पारित करती है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ कुछ दिन तक, 14 दिन तक रोक सकती है उसे, हमेशा के लिए नहीं रोक सकती, 14 डेज के लिए ओनली, ठीक है, फिर पास हो जाएगा। अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण एक अलग चीज आती है, जिससे बजट बोलते हैं आप लोग। वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण ये उसका शुद्ध हिंदी है सेंटेंस। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब जो वित्त से संबंधित चीजें हैं देश की, बजट जिसे हम बोलते हैं ना, ये है वो बजट, इसी को बजट बोलते हैं। बजट प्रस्तुत हुआ था ना अभी 1 फरवरी को, और उत्तराखंड का बजट होने वाला है अभी 24 से 28 फरवरी के बीच कुछ ऐसा होने वाला है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है बजट, वो अनुच्छेद 112 में उसका उल्लेख किया गया है। क्या होगा इसमें, अनुदान की मांग, विनियोग की मांग, ये सब आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये कब होती है, लोकसभा के पटल पे ही रखी जाती है, वही स्वीकृति होती है। संविधान संशोधन, लोकसभा का एक और काम क्या है, संविधान का संशोधन करना, संविधान का संशोधन करना। और ये किसमें आता है, 368 अनुच्छेद 368 के अधीन लोकसभा क्या करती है, क्या करती है लोकसभा, संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान देना, संविधान संशोधन के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा को अगर मान लो कोई आपस में सहमति नहीं बन रही, पास नहीं हो रहा, तो इकट्ठे नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले बहुत दफे आया हुआ है कि क्या संविधान संशोधन है तो संयुक्त अधिवेशन और नीचे बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है, कभी कभी बुलाया जा सकता है, कभी नहीं बुलाया जा सकता है। तो आप बोलोगे नहीं बुलाया जा सकता, कभी नहीं बुलाया जा सकता, क्या फर्क है भाई, है ना। तो ऑप्शन इसी टाइप से कुछ होगा कि अगर राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे तभी होगा, कोई और बुलाएगा तो तब नहीं होगा, इस टाइप का ऑप्शन बन सकता है, ठीक है ना। तो मतलब संयुक्त अधिवेशन कभी भी संविधान संशोधन विषय पर नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। अब कब बुलाया जाता है, साधारण विधेयक होते हैं, क्योंकि ये साधारण विधेयक नहीं होता है, संविधान संशोधन होता है इसमें राज्यों के नाम और सीमा परिवर्तन करना साधारण में आता है, देखेंगे उसको आगे। अच्छा, राष्ट्रपति, और अब देखो ये हमने वहां पे मेंस की तैयारी तो नहीं कर रहे अभी हम लोग, जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तब मैं जो ये बातें बोल रहा हूँ ना, ये लिखनी पड़ेंगी कि लोकसभा के कार्य और शक्तियां। फिर पेन कॉपी लेके आप लोग ये सारे पॉइंट 5-6 पॉइंट नोट करोगे, क्योंकि एग्जाम में जब तक 5-6 पॉइंट नहीं लिखोगे उस क्वेश्चन के अंदर, 8 नंबर वाले में 8 नंबर में से 4 नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनकी जरूरत प्री के लिए नहीं है, प्री के लिए जो है ना वो नोट करवा रहा हूँ और आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो देखो प्री में इतना टफ तो नहीं आएगा यहाँ पे, पीसीएस या उस टाइप के लेवल के या समूहों का जो एग्जाम होने लगे हैं ट्रिपल एससी के, तो वो अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बताओ आज तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बैठा संसद का, तो 3 बार बैठा भी, हाँ, तो ये क्वेश्चन वैसा हो जाता है ना। वैसे तो हजारों लाख क्वेश्चन बन जाएंगे जीएससी के अंदर, तो इतना फालतू फालतू पे नहीं जाना है। जो ज्यादा जरूरी है 10 में से 8 क्वेश्चन आपको ऐसे होने चाहिए जो आपको जरूरी वाले ही पढ़ने, तो छूट भी जाए कोई बात, ठीक है ना। प्रथम बार कब हुआ था, ये जीके का क्वेश्चन है। दहेज प्रतिबंध विधेयक बना था जब 1959 में प्रथम बैठक, तब संयुक्त अधिवेशन हुआ था। बाकी लास्ट जो हुआ था कोटा अधिनियम के ऊपर 2002 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम। तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब संसद की विधायी शक्तियों पे आते हैं, पार्लियामेंट मतलब अब लोकसभा राज्यसभा को मिला के हम कुछ चीजें वैसे देख लेते हैं। अभी तक तो हमने लोकसभा राज्यसभा की अलग शक्तियां पढ़ी, लोकसभा का कार्य और उसकी शक्तियां अलग से पढ़ ली। अब कंबाइंड में थोड़ा संसद की विधायी शक्तियां देख लेते हैं, फिर हम उसके बाद आएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर।
और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कुछ जरूरी चीजें, जैसे कैग, महालेखा परीक्षक, है ना, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, इस टाइप के जो होते हैं ना पद, वो सब हम पढ़ेंगे। और किसमें, इसी टॉपिक के अंदर, जो टॉपिक चल रहा है आपका, कौन सा टॉपिक चल रहा था आपको, संसदीय क्या था, जो हमने लिखा था कल परसों, अध्याय 5 जो चल रहा है हमारा ना, इसे संसद नाम से भी पढ़ते हैं कई बार, ठीक है ना। और और क्या टॉपिक दिया था मैंने उसका नाम, संसद में तो ये सब आ गया ना, तो वो भी इसमें आ जाएंगे सारे वो भी पार्ट हो जाएंगे। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, संयुक्त क्या क्या हो सकता है संसद में, प्रक्रियाएं क्या क्या चलती है। आपको पता है कि संसद के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। एक तो ये हो गया, 3 अंग है। कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, संसद की बात करें हम, पार्लियामेंट की, ठीक है। जब लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास हो जाता है, तब उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद ही वो अधिनियम कहलाता है, एक्ट, ठीक है। ये याद रखो। मैंने कहा था विधेयक, तो विधेयक नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है साधारण विधेयक, जिसे ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। दूसरा होता है धन विधेयक, मनी बिल जिसे बोलते हैं। और तीसरा होता है वित्त विधेयक। तो हमने देखा वहां पे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, धन विधेयक की बात कर रहे थे या वित्त विधेयक की बात कर रहे थे, हम धन विधेयक की बात कर रहे थे, याद रखना। धन विधेयक और वित्त विधेयक दो अलग चीज होती है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी आ सकता है, वित्त विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार और नीचे लोकसभा को है, केवल लोकसभा को है, केवल राज्यसभा को है, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को मिला के है, या अलग अलग दोनों को है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वित्त विधेयक पे तो है, लेकिन धन विधेयक पे नहीं है राज्यसभा, ठीक है ना। वो सिर्फ जो 14 दिन वाली बात थी वो धन विधेयक है, मनी। और जब वित्त विधेयक बोलेंगे फाइनेंशियल, तो वो अलग चीज। तो फाइनेंशियल के अंदर ही धन विधेयक भी एक प्रकार है, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना आप। संसद या संघीय विधायी का हमने पढ़ा था, जो टॉपिक पढ़ा था वो चल रहा है। तो और चौथा क्या होगा, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आता नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन क्या आएगा कि धन विधेयक पे राज्यसभा को शक्ति है नहीं है, कितने दिन तक रोकने की है, इस टाइप से जो क्वेश्चन बन रहा था वो वाला। वित्त विधेयक तो नॉर्मल विधेयक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गया 4 टाइप के विधेयक होते हैं, ये मैंने आपको नॉर्मली बताया अभी, ठीक है। तो इसके अलावा चौथा विधेयक क्या था, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है ना। तो जो संविधान संशोधन विधेयक है वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, एक तो ये ध्यान देना है। दूसरा, विशेष बहुमत से ही पास होता है, ठीक है। तीसरा, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के पास अधिकार क्या है, बराबर है, ठीक है ना, बराबर है, वो भी इनिशिएट भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, संयुक्त बैठक होती है क्या संविधान संशोधन विधेयक में, नहीं होती है। और विधेयक को पेश किए जाने का एक ये भी आता नहीं बात, कि जब विधेयक पेश किए जाते हैं तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है कई मामलों में, ठीक है ना। ठीक है 2 मामलों में, धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में हमेशा राष्ट्रपति महोदय से पहले अनुमति ली जाती है। मतलब जहाँ पैसों का मामला है, वहां सबसे जो प्रमुख है, सबसे बड़ा है मुखिया जो है देश का, राष्ट्रपति है ना पहला। कार्यपालिका शक्ति तो आप किसके पास है वैसे, वास्तविक शक्तियां किसके पास है, कौन प्रयोग कर रहा है, प्रधानमंत्री। लेकिन लेकिन पेपर में कौन है, राष्ट्रपति महोदय। तो जब पैसों की बात होगी, लेन देन पैसा, बजट बजट, धन विधेयक विधि विधेयक दोनों, तब राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, उसको लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करने से पहले। अदरवाइज नहीं लेनी पड़ती है, साधारण विधेयक में भी नहीं लेनी है। वित्त विधेयक भी 2 टाइप के हैं, 1 2, उतना गहराई में नहीं जाएंगे, 2 में नहीं लेनी पड़ती, 1 में लेनी पड़ती है। और हम बात कर रहे हैं अभी पर्टिकुलर संविधान संशोधन विधेयक की, मैंने बोली थी जो मैं लेके चल रहा था, कि दोनों सदन में रख सकते हैं, यस। पास करने के लिए क्या चाहिए, विशेष वो चाहिए, बहुमत, या नहीं चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। संयुक्त बैठक होगी इसके लिए, नहीं होगी। और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए क्या, नहीं चाहिए। किस मामले में, संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। तो ये आपने अब तक इस बारे में सीख लिया, ठीक है। अब इसके अलावा अब इसके अलावा क्या रह गया इसमें, विधेयक तो हो गया आपने, कुछ जरूरी जो है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं मुझे लग रहा है हमें, क्या टाइम हो रहा है, 8:15 है भी टाइम पढ़ने का आप लोगों के पास। जी सर। ऊब तो नहीं रहे कहानी सुन सुन के। नहीं सर। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं पहले चीजों को समझाता हूँ,
डिस्कस करता हूँ, जो मुझे लगता है जरूरी है उसे बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर रात को बैठ के नोट्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए। अभी पीछे नोट्स बन रहे हैं, है ना, कुछ 20 का एक आध टॉपिक रुका हुआ, और मैं बराबर के नोट्स भी बना रहा हूँ, मैं डाल दूंगा उसको आजकल में बना के आप लोगों के लिए, ताकि आपको सिर्फ वो काम की चीजें उसमें मिले जो पढ़नी है याद। ठीक है, मेरा तरीका तो यही है भैया। अब आप लोगों को क्या पता दूसरे तरीके अच्छे लगते होंगे पढ़ाने के, जिसमें ना आदमी दिखे ना बोर्ड दिखे, सिर्फ आवाज आ जाए, आकाशवाणी हो होए ऊपर से, और बस। तो वो तो मेरे को नहीं आता उस टाइप का ना। ठीक है, तो फिर क्लास ही क्यों पढ़ी, रेडियो सुन लो, रेडियो में भी आजकल आ रहा है ना कुकू एफएम, क्या क्या होता है वो बता रहा है कि उसमें पॉकेट एफएम क्या क्या चल रहा है, उसमें बोल रहा है कि किताबें वैसे ही सुन लोगे, हमने वो कर दिया है इसको, पढ़ के सुना रहे हो, सब्सक्रिप्शन ले लो और आप सुनते रहो बस। तो क्या पता वैसे भी आप लोग को समझ में आता होगा, याद हो जाता होगा, तो अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा बोलबाला है आजकल वैसे भी। ठीक है, अच्छा, अब संसदीय सत्र, हम संसद व्यवस्था पढ़ रहे हैं, संसदीय सत्र, सत्रावसान, विघटन, दो तीन वर्ड आपके सामने आते हैं ना, तो इनके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। जो पॉलिटी बैकग्राउंड वाला है उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्या है नॉन पॉलिटी बैकग्राउंड वाला है और जिसने ज्यादा नहीं पढ़ा अभी तक जीएसटी के किसी एग्जाम के लिए, उसके लिए थोड़ा चीजें नहीं हो सकती हैं, उनको ये बिल्कुल ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाने का, सत्र अवसान करने का और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार रखता है। ठीक है ना, बुलाने का मतलब क्या हो गया, सत्र बुलाने का मतलब हो गया स्टार्ट करना सेशन को। सत्रावसान का मतलब हो गया कि 6 6 महीने में जो चलता है, 3 3 महीने में जो होता है ना, अभी चल रहा है आजकल बजट सत्र, फिर चलता है मानसून सत्र, है ना, फिर शीतकालीन सत्र, इस टाइप के सत्र होते हैं। तो वो बुलाने का इकट्ठे, और जब बुलाता है हर बार क्या करता है, उनके संयुक्त वो लेता है, मतलब उनमें कुछ भाषणबाजी भी चलती है उनकी ना, ये सब चीजें होती रहती है। अधिकार उनको, सत्रावसान मतलब हो गया भाई, इस सत्र का काम पूरा हो गया है, सेशन। और फिर विघटन का मतलब है, विघटन तो राज्यसभा कभी नहीं होती है आपको पता है, तो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। तो लोकसभा विघटित कब होती है, जब या तो 5 साल हो जाते हैं या फिर क्या नहीं होता है, बहुमत खत्म हो जाता है, तब दो केस में। एक और बात जो क्वेश्चन बनता है कि जब दो सत्र होते हैं कभी भी, तो उनके बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ सामान्य तो वर्ष में 3 बार होते हैं, आपने पढ़ा ना, शीतकालीन और मानसून और बजट सत्र। अभी आजकल जो मानसून आजकल शुरू हो जाता है बसंत में, है ना, तो तीन तीन सत्र हो ही जाते हैं, तो फिर वो 6 महीने का गैप हो ही नहीं सकता 3 बार, मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनाने वाला अगर मेरे मेरे सामने पेपर बनाना हो, मेरे को अगर ये टॉपिक दिख गया तो मैं इसमें ये भी बना सकता हूँ क्वेश्चन कि बताओ मानसून सत्र कब से कब तक होता है, तो जुलाई से सितंबर। बजट सत्र कब होता है, फरवरी से मई। और शीतकालीन नवंबर दिसंबर। तो ये थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होना चाहिए आपको। सदन का स्थगन, एडजर्नमेंट, आप बोलते हैं एडजर्न हो गई, कोर्ट में बहुत वर्ड यूज होता है, कोर्ट एडजर्न। तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है कुछ देर के लिए ब्रेक देना, जैसे मैंने आपको इस क्लास से पहले ब्रेक दिया था 2 3 मिनट बोल के, 10 मिनट का दिया था ना, तो बस वैसे ही। और वो कब होता है, वो तब होता है जब वहाँ क्या होता है, दंगा फसाद देगा, हमारे माननीय कैसे झगड़ते हैं कई बार आपस में, मारपीट भी होती पिछली बार तो ये कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, सप्ताह के लिए भी होती है। किसी मामले पे बहस हो गई ज्यादा, लग रहा है झगड़ा हो रहा है, तो भाई चलो 3 4 दिन सब लोग अपना शांति रहो, जब ठंडा हो जाएगा मामला तब आ जाओ फिर से लड़ने के लिए, है ना। हाथ पैर भी टूट गए थे अभी, मैंने सुना किसी के, तो है ना, ये हाल हो जाता है हमारे यहाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ काम का ऐसा कुछ नहीं है। संसदीय कार्य जो होते हैं हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 120 में बोला गया है। अभी राष्ट्रभाषा और राष्ट्र राजभाषा आप लोगों ने शायद हिंदी में ही पढ़ा होगा। क्या है आपकी राष्ट्रभाषा, क्या आप लोगों की, जिसको मालूम है बताओ, राष्ट्रभाषा क्या है आपकी। शांति का मतलब कुछ नहीं है, तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे देश में, ठीक है, बड़ी दुख की बात है। पर हमारी एक राजभाषा है जिसका नाम है हिंदी। ठीक है ना, तो वो आप लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको बता देंगे जब आएगा, अनुच्छेद 243 और से लेकर 251 जब आएगा मैं बता दूंगा, उसमें सब वही है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में। ठीक है, उस पर भी संसद में बहस हुई थी, 2 3 दिन तक चर्चा चली थी। और कब मनाते हैं, 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं किसमें। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको ना प्रॉपर आपको नोट्स भी मिल जाए, ठीक है ना।
ताकि आपको दिक्कत ना हो उसमें, कि जो जो काम की चीजें उसको मैं नोट्स बना दूंगा। सिलेबस आगे भी तो चलाना है भाई। कुछ होता है संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है अनुच्छेद, तो ज्यादातर ये पूछा नहीं गया मुझे, बहुत ज्यादा ऐसे कहीं फ्रिक्वेंटली ये वाला क्वेश्चन कहीं दिखा नहीं कि किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार है। अदरवाइज आपको 1 से लेकर 395 एक याद करने पड़ेंगे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे ऐसे करके 395 याद करोगे तो मेरे ख्याल से 365 दिन लगेंगे कम से कम, है ना। तो वो नहीं याद करने काम के। 105 में है वैसे ये, पर होता क्या है इसमें, 2-3 चीजें हैं। अब देखो, अधिकार हमें मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, वो जो अधिकार है वो तो है ही है यहाँ पे। उसके अलावा कुछ सामूहिक और व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी हैं सांसदों को। जैसे उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है, कहाँ पे, संसद के अंदर। अब इस स्वतंत्रता का वो क्या गैर फायदा उठाते हैं, मतलब गलत फायदा उठाते हैं वो अलग बात है। वो गाली गलौज भी कर सकते हैं वहां पे, तो उनको कोई सजा नहीं होगी। सिर्फ उनका क्या होता है वहां पे, उनको जो दंड मिलना होगा वो उस विधान और विधायी प्रक्रिया के हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष दे देगा, जो भी करना होगा वहां पे होगा। खैर गाली गलौज तो होता नहीं है, पर वो स्वतंत्र है बोलने के लिए। मतलब एक दूसरे की क्रिटिसाइज कर सकते हैं और वहां पे क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हैं। गिरफ्तारी से छूट है, जब सत्र शुरू हो रहा होता है उससे 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते सांसदों को, सामान्य अपराध के मामले में। अगर क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है गिरफ्तारी तो हो जाएगी। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, मर्डर कर दिया किसी का, कुछ ऐसा हो गया होता है ना, कहीं ऐसे भी काम होते हैं, तो उस केस में तो नहीं मिलेगी छूट। पर सामान्य रूप से गिरफ्तारी में छूट है। वैसे बन सकते हैं इनसे, क्या नहीं बन सकते, गवाह के रूप में नहीं इनको बोल सकते हैं आने के लिए कोर्ट में, है उस दौरान जब सत्र चल रहा है। और सामूहिक रूप से क्या है, इनको संसदीय चर्चा का अधिकार है, कार्रवाई में जो कार्रवाई होती है उसको प्रकाशन पब्लिश करने का अधिकार है। न्यायालय तथा संसद की कार्रवाई की जांच का निषेध है, कभी नहीं होती है ना। न्यायालय कभी भी क्या नहीं करता, संसद में जो कार्रवाई होती है उसकी जांच नहीं कर सकती, ये भी उनको अधिकार है। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या न्यायालय संसद की चर्चा के ऊपर जांच कर सकती है। यस या नो में तो क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ बनेगा तो समझ जाओ कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। अब 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन में क्या दे दिया कि राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है, पहला। क्या सही है पूछा है क्वेश्चन। दूसरा, न्यायालय संसद की कार्रवाइयों की जांच कर सकता है, ऐसे। तीसरा, सांसदों को गिरफ्तारी से पूर्णतया छूट है, ये भी गलत है। और चौथा क्या है, सांसदों को सत्र के दौरान बोलने की स्वतंत्रता है। तो सिर्फ चौथा ही ऑप्शन ये वाला सही है, बाकी गलत है। ठीक है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ इन चीजों को कि अब क्वेश्चन वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे आप पहले सोच रहे थे। हर दिन पैटर्न टफ होते जा रहा है। आपने अभी कौन सा प्री का पेपर कौन सा हुआ था, हाँ, समूह क का एक पेपर हुआ था कुछ दिनों पहले। आपने उस पेपर को देखना कितना स्टैंडर्ड का पेपर बना रखा है। तो यो अपना यूकेपीएससी हो सकता है उस स्टैंडर्ड पे आ जाए जिस दिन, तो उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने अभी बताया, कि नहीं उनमें से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। और 4 ऑप्शन दे दिए और आपको चारों पता होनी चाहिए। तो हल्का हल्का गो थ्रू हो जाओ। बजट आपने पढ़ लिया, 112 में दिया गया है, ठीक है ना। बजट लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है हमेशा, ठीक है। बाकी इसमें बजट संबंधित आपको कुछ नहीं पढ़ना है। समितियां भी नहीं पढ़नी है, समितियां बहुत प्रकार की होती हैं। सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है ये हम पढ़ेंगे, 1-2 चीजें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। समितियों के बारे में, संसद चल रही है ना, संसद के अंदर क्या क्या चल रहा है वो पढ़ते हैं। तो संसदीय प्रणाली में हम लोग समितियां देखते हैं, बहुत सारी समितियां बनती है वहाँ। कुछ तात्कालिक होती है, कुछ परमानेंट वाली भी होती है। तो संसदीय समिति है इसमें, इन पे क्वेश्चन जो आते हैं वो बता रहा हूँ। संसदीय समितियां, जैसे प्राक्कलन समिति आपने पढ़ी होगी, है ना। लोक लेखा समिति आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। इस टाइप की समितियां आप नाम सुनते हैं, कई बार न्यूज में चलता रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो समितियां बनती है उसमें ज्यादातर समितियों में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर समितियां बनती है। कभी कभी ये होता है सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होंगे, ऐसा भी होता है। तो एक सबसे बड़ी समिति है जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। क्या है, सबसे बड़ी समिति का नाम है प्राक्कलन समिति। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, याद रखना। और अस्थायी समिति बनाती है प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति। कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो नहीं पढ़ रहा क्लास में, ताकि हमें अंग्रेजी में भी आपको इसके मीनिंग से वो लिखने पड़े। है कोई ऐसा जो इंग्लिश मीडियम वाला हो? मुझे तो लगता नहीं कोई इंग्लिश मीडियम वाला होगा यहाँ पे। होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति का मतलब एस्टिमेट समिति, कमेटी होता है। वैसे समितियां कमेटी होती है, एस्टिमेट करने वाली होती है। यह संसद की अस्थायी समिति भी है और सबसे बड़ी समिति भी है, ठीक है ना। इसके सदस्य कितने होंगे,
30 सदस्य होते हैं इसमें सबसे ज्यादा, और केवल लोकसभा से होते हैं। 3 क्वेश्चन होंगे केवल लोकसभा से, 3 क्वेश्चन बन गए इससे। एक तो सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, दूसरा इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है अगर बड़ी है तो, और तीसरा इसके सदस्य कहाँ कहाँ से होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाएगा, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 3, ये जो होते हैं, राज्यसभा के सभापति वो होते हैं, मनोनीत होते हैं। इस तरह से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन चीजों पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी तैयार रखना है, कौन से वाला क्वेश्चन है ये, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, और क्या क्या समितियां हैं इसको तो थोड़ा देखेंगे, इसमें कौन सा काम है। और हमारे पास काम की समिति है कमेटी ऑफ पब्लिक, नहीं, बाकी समितियां देखते हैं, कोई अगर काम की भी तो आपको बता देना, ठीक है ना। लोक लेखा समिति एक, हाँ, लोक लेखा समिति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट समिति है, लोक लेखा समिति, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदस्य कितने होते हैं पहले देख लेते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। दूसरी जो समिति इंपॉर्टेंट, लोक लेखा समिति, पीएसी, पीएसी इसको बोलते हैं, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें 22 सदस्य होंगे, 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है ना, 22 होता है कुल मिला के। और मजे की बात यह है कि इसमें हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का ही होता है। जहां तक विपक्ष के सदस्य को, सांसद को ही क्या रखा जाता है, अध्यक्ष रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि ये परंपरा है, ठीक है ना, जिसकी सरकार होगी उसके अपोजिट वाला जो होगा उसको अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये 2 समितियां जो जरूरी है आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये समितियां क्या करती हैं, ये समितियां जो सरकारी काम होते हैं, सरकार का मतलब ऑफिस भी होते हैं कई बार, सरकारी ऑफिस, उनके जो बजट और जो उनके लेखा अनुदान होते हैं उनको चेक करना है ना, इन समितियों का ज्यादातर वही काम होता है। कुछ कुछ तात्कालिक समितियां बनती, कुछ जांच कमेटी बना दी कि भैया ये काम हो गया, इस पे जांच करना है ना, तो वो कमेटियां भी होती है, पर ये क्या है, परमानेंट वाली है। अब आते हैं संसदीय परंपरा में, एक और चीज होती है, अविश्वास प्रस्ताव, प्रस्ताव के प्रकार। किस प्रकार की चीजें, प्रस्ताव। एक अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये कब होता है, जब विपक्ष सरकार के प्रति अविश्वास अविश्वास व्यक्त करता है कि हम इस सरकार में विश्वास नहीं करते हैं, हो सकता है इसके पास बहुमत ना हो, तो उसकी जांच के लिए अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी, है ना, वोटिंग होती है, ठीक। और एक केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा से कोई लेन देना नहीं है इसका। दूसरा, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कब होता है, राष्ट्रपति द्वारा सदन को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात तथा वर्ष के प्रथम सत्र के शुरू में संबोधन संबोधन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी साल के प्रथम में बजट सत्र शुरू होता है, तो राष्ट्रपति महोदया का हुआ था लंबा चौड़ा भाषण, उसमें भी लोगों ने कमेंट करे थे, आपने पढ़ा होगा। तो एक इस टाइम पे, एक जब पहली बार लोकसभा बनती है नई, उसमें क्या होती है, राष्ट्रपति की स्पीच होती है, तो सरकार की तरफ से ही होती है वैसे, राष्ट्रपति सरकार की तरफ से ही बोलता है, जो वो लिखते हैं वही बोलता है हमेशा। तो धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाएगा वहां पे, ठीक है ना। अच्छा, प्रश्नकाल, क्या क्या वर्ड है, प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल क्या होता है, 11 से 12 बजे का समय प्रश्नकाल रखा जाता है, इसमें प्रश्न पूछते हैं सांसद किसी विषय से संबंधित, ठीक है ना। शून्यकाल, ठीक 12 बजे के आसपास जो होता है, ठीक 12 बजे शून्यकाल जो होता है, प्रश्नकाल के बाद होता है आधे घंटे का टाइम, जो शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल की जो परंपरा है वो इंडिया में शुरू हुई है, ठीक है ना, ये किसी और लोकतंत्र में नहीं है। ये भी क्वेश्चन बनता है, कहाँ शुरू हुआ है।